10 साल से एक ही व्यक्ति विधायक होते हुए जो मौजूदा विधायक है, 5 साल की सरकार है, मंत्री भी रहे। सागर नगर पालिका की हालत देख लीजिए, रोडवेज की हालत देख लीजिए, महिला अस्पताल देख लीजिए, बालिका विद्यालय देख लीजिए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। और तो और उनके गांव में जाने का रास्ता भी आज तक गड्ढे में उनका है। कारण वो सरकार को बताते हैं, मौजूदा सरकार को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस समय हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, फिर वो लगातार समाजवादी पार्टी में रहे, लगातार अक़लियत की आवाज़ उठाते रहे, आज़म खान के भी करीबी रहे, एक बड़ा अक़लियत का चेहरा रहे। लेकिन आज क्या ऐसी वजह हुई, वो कौन सा ऐसा कारण था कि आज उनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? उसके बाद शाहगंज विधानसभा से जिनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, हम बात कर रहे हैं परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो साहब की, जिनको शाहगंज विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। अगर हम शाहगंज विधानसभा की बात करें तो पिछले 20 सालों से ये समाजवादी के कब्ज़े में रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने पर हम परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको, आपके चैनल को, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आप जैसे नौजवान हमारी आवाज़, समाज की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं और सच्चाई को दिखाते हैं और सच को पहचानते हैं और लोगों तक आवाज़ पहुंचाए, इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो साहब से सबसे पहला सवाल ये कि लगातार वो समाजवादी पार्टी में रहे, अक़लियत का एक बड़ा चेहरा रहे, अक़लियत की आवाज़ लगातार खुलकर उठाते रहे। बिलित्तेफ़ाक क्या ऐसी वजह हुई, वो कौन सा ऐसा कारण था कि उनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? सबसे पहला सवाल। आपका सवाल बहुत सच्चा भी है और अच्छा भी है, और आपने इतने सारे सवाल किए और बहुत सारे जवाब मुझे देने हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में कहूँगा। हम मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी से राजनीतिक शुरुआत किए थे, और वो मुलायम सिंह यादव जिनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होती थी, परिंदा पर नहीं मारेंगे में भरोसा करके मुसलमानों ने 20 साल तक उस समाजवादी पार्टी के बैनर तले रहा। नतीजा क्या हुआ? हमारी मस्जिद भी चली गई, हम ठगे भी गए, लेकिन 3 बार उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने। वहीं नहीं रुकी बात, आज़म खान जैसे शख्सियत को बाहर किया गया, फिर लिया गया। 2012 में मैं फिर उनके साथ गया समाजवादी पार्टी में, वहाँ भी हम लोग ठगे गए और चले गए। नतीजा ये हुआ कि इस आज़म खान ने 40 साल पे अपने कंधे से, अपनी आवाज़ से मुल्ला मुलायम सिंह और एक देश के मजबूत चेहरे को बाहर लाए और इतिहास पुरुष बनाने की बात कही। आज वो आदमी को जेल का सामना करना पड़ रहा है, और उनके बेटे बैठे बटाए 225 सीटों की ताकत से मुसलमान और यादव के कम्बिनेशन में मुसलमानों के 19% की ताकत से सरकार में बनाए बैठे बैठाए मुख्यमंत्री बने। ये तो उनको फ़ायदा हुआ। मुसलमान हमेशा ठगा गया और चला गया, और मैं इसीलिए हमेशा पार्टी में नाकाम रहा। ऐसा नहीं कि मेरे ताल्लुकात कमज़ोर थे, मेरी जानकारी कमज़ोर थी, लेकिन जब जब मैंने पार्टी में रहा, समाजवादी पार्टी में, बसपा में, मैं मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी की मांग करता रहा और अपने को सियासी मौज़िन की भूमिका में रहा। मैं काशीराम साहब से जो संपर्क में आया समाजवादी छोड़ करके, वहाँ भी मेरा मुतालबा वही था, और शायद पहला मौका था कि काशीराम साहब ने मुझे जौनपुर से चुनाव लड़ा करके, और कांग्रेस के अलायंस में हम चुनाव लड़े थे और चुनाव बहुत कम वोटों से हारे थे, लेकिन चुनाव बहुत बढ़िया हुआ था। वो कुछ वजह थी, तब भी मुलायम सिंह का जुनून, समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का जुनून समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह के भरोसे पे था, तभी हमको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लोगों ने चुना और हम हार गए। लेकिन आज हालात ऐसे बदले हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखिलेश यादव जी खुद जवाब दे रहे हैं कि मुसलमानों की हैसियत क्या है, जो अपना चेहरा लेकर के और टोपी लगा करके मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, डीएनए टेस्ट करने की बात करते हैं, बड़े बड़े कशीदाकारी करते हैं। ऐसे लोगों को बता दिया इस चुनाव में, और ठेंगा दिखा करके उनको किनारे लगा दिया गया है। इस 4 प्रचारक पर नाम तक नहीं डाला गया है, जो अपने को बहुत कद्दावर नेता समझते हैं। सबकी हैसियत बताया है अखिलेश यादव ने, और हिस्सेदारी के नाम पर हर ज़िले में सीटों को कम करके, और उन जिम्मेदार और बहादुर और
पार्टी को चलाने वाले और सींचने वाले लोगों को किनारे किया है। तमाम बदलाव ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी बी टीम है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता। मैं एलानिया कहता हूँ, आजम खां के साथ कोई मुतालबा नहीं, आजम खां के रिहाई भी कोई मुतालबा नहीं, कोई एजिटेशन नहीं। हम कहते हैं हम कानून से ऊपर नहीं हैं, अदालत फैसला करेगी, लेकिन हम जो है सरकार बनाने के लिए जितना उतावले हैं, जितना हम संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम एक अपने उस वफादार नेता के लिए, मिल्लत के मजबूत आवाज़ के लिए आप एक बार आवाज़ उठा, एक बार जेल में नहीं मिलने गए। और जितने क्रिमिनल लोग आपके बरादरी के रहते हैं उनको आप जेलों में जाके मिलते हैं और सारी सहूलत कराते हैं। और आजम खां बेकसूर आदमी मुर्गी और किताब की चोरी में बंद हैं। एक एजिटेशन पार्टी नहीं कर रही है। इससे साबित होता है उनको मुस्लिम चेहरा भी नहीं चाहिए, मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने वाला भी नहीं चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आके ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को मजबूत कर सकती है। अपने संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पे 40% भागीदारी महिलाओं को दे करके ये साबित कर दिया है, संकल्प पत्रों से साबित कर दिया है कि लड़ सकती हूँ। आज महिलाओं को उतने ईमानदारी से, उतने जिम्मेदारी से टिकट भी मिल रहा है और समाज सेवा करने वाली तमाम महिलाओं को टिकट दे करके जो महिलाओं को सम्मान दिया है, नौजवान हिंदू मुसलमान, किसान, बेरोजगार को जो सम्मान दिया है, जो योजनाएं लाई हैं, जो उनके संकल्प हैं, मैं इन तमाम चीज़ों को, और राहुल गांधी जैसे लोग, बेबाक और साफ बोलने वाले लोग, मैं पुरानी बातों में नहीं जाता, लेकिन आज के दौर में तो आरएसएस के खिलाफ बोलने वाला, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाला एक वाहिद आवाज़ राहुल गांधी की है। जो बात राहुल गांधी कहते हैं हमारे नेता, वो बात सामने सच होती है। कोई उनकी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने प्रोग्राम के साथ, अपने संकल्प के साथ, अपने मजबूत कार्यकर्ताओं के भरोसे से आगे बढ़ेगी, चुनाव लड़ेगी, लड़ रही है। और मुझे जो पार्टी ने मौका दिया है 365 विधानसभा शाहगंज जौनपुर से प्रत्याशी बना करके, जो मुझे सम्मान मेरे समाज को मिला है, मेरे कौम को जो सम्मान मिला है, जो मेरी आवाज़ थी उसकी हिस्सेदारी जो मिली है, यकीनन मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आवाज़ बुलंद करना चाहती है, ईमानदारी से मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी देना चाहती है। आज जौनपुर में 2 टिकट दे करके कांग्रेस पार्टी ने हमारी उस आवाज़ को मजबूत किया है, हमारे मिल्लत का सर ऊँचा किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में एक एक वोट हमारे इलाके का, आज मैं दौरा करके आ रहा था मेरे गांव से और तमाम लोगों से संपर्क में हूँ, एक एक वोट लोग खुशी से, मोहब्बत से, जज्बात से, जुनून से, पार्टियों से उठ के ऊपर मिल्लत और समाज को मजबूत करने के लिए, गलत लोगों को हटाने के लिए। एक सवाल आपने बीच में कहा था, 20 साल से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 2 बार शेड्यूल कास्ट के रही जनरल में, अब 2 बार जनरल में, उसके बीच 5 साल की सरकार थी। बहाना ये करते हैं कि हम सरकार में नहीं, मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी में, हम सरकार में नहीं हैं। लेकिन अफसोस कि हम कितने मासूम लोग हैं, हमारा इलाका कितना मासूम है, हम कितने शरीफ लोग हैं, हमारे इलाके के लोग कितना बर्दाश्त करते हैं ऐसे गलत लोगों को, जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, सिर्फ धनुगाई से मतलब है। जैसे कि शाहगंज विधानसभा से पहली बार किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है, और जो बातें आपने शुरू में कही आज़म खान को लेकर, या अकलियत को आज पीछे रखा जा रहा है, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, इस पर आपने बात कही, तो यही बात एकदम सेम विचारधारा MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी भी करते हैं। उनको आप कैसे देखते हैं? आपकी विचारधारा और उनकी विचारधारा एक जैसी दिखी इस समय, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, हमारे मुस्लिम हिस्सेदारी हर पार्टी में होनी चाहिए। सेकुलर पार्टी अपने आप को कहने वाली, जो हमको कहीं नहीं मिल रहा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी इस दौर में आरएसएस के खिलाफ बोल रही है, हमारे मुद्दे को उठा। बाकी पार्टियाँ खामोश है, वोट बढ़ जाने का डर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात बहुत अच्छी है, नारे बहुत बुलंद हैं, लेकिन जज्बाती नारों से सरकार नहीं बनाई जा सकती। आपको जो है कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मजलूमों, मजदूरों, नौजवान, किसान, हिंदू, मुसलमान, सबकी लड़ाई लेकर के, पीड़ितों की लड़ाई, जो परेशान हाल है उनकी लड़ाई, जो बदहाल है उनकी लड़ाई, आप सबको लेके चलिए। आप एक वर्ग को बरकरार करके, आज तो मैं कहता हूँ मुरैनी में आप कितनी बड़ी रैली हुई, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, मुझे लगा कि मुसलमान जग गया है, जोश में आया है। ये जुनून में होना चाहिए, लेकिन कुछ दिमाग से भी काम लेना चाहिए।
कि हम सिर्फ मुस्लिम वोट से विधायक नहीं हो सकते। कोई आदमी अपने यादव वोट से विधायक नहीं होता। हमारा, उनका और सारे लोगों को मिल करके हम विधायक हो सकते हैं, ऐवान में जा सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जज्बात और जुनून से सियासत नहीं होती है, सियासत हिकमत से होती है और हिस्सेदारी से होती है। हमने हिस्सेदारी की मांग की, पार्टी ने हिस्सेदारी को स्वीकार किया। जौनपुर में, मैं पूरे भारत की नहीं जानता, लेकिन हमारे जनपद जौनपुर में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, मुसलमान हो, किसान, हर वर्ग को भागीदारी दे करके एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समीकरण बना करके, जात पात से ऊपर उठ करके, किसी जात पात के नारे पे नहीं, विकास के संकल्प लेकर के, विकास के प्रतिज्ञाएं जो हमारी हैं उस सारी योजना को लेकर के हम लड़ाई मैदान में हैं, जात पात के लिए लड़ाई में नहीं है। अवैसी साहब का आपने कहा, अच्छी बात है, सबको साथ लेके विधानसभा पहुंचिए, सबके साथ से ही विधानसभा पहुंच सकते हैं, ये मेरी अपील है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों को और जोड़ना पड़ेगा और अच्छा होने के लिए। ये आप साबित कीजिए कि आप चुनाव के वक्त मौसम में क्यों आते हैं, आप चुनाव के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितना टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, इस पर भी एक सवाल है। जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो हम उनका सहयोग करेंगे सरकार बनाने में, अगर हमारी इतनी सीटें आती हैं। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? उन्होंने कोई बुरा नहीं कहा, राजनीति में न ऐसा कुछ नहीं होता है, सब आंकड़ों का खेल है, नंबर का खेल है। आपका कहने का मतलब मैं समझ गया, लेकिन फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हमको जो सबसे कम दिखता है, जो उसके बदल दिखता है, उसी के साथ जाएंगे, उसी के साथ हम सपोर्ट कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार हमारी सरकार कांग्रेस अपने दम पे बनाने जा रही है और 2024 भी हम हिंदुस्तान को एक नया चेहरा देंगे, एक नई पहचान देंगे और विकास का काम होगा। जो जुमलों में रुका हुआ है, जो नारों में रुका हुआ है, वो अमली तौर से ज़मीन पर आएगा। कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, 22 से लेकर 24 तक की लड़ाई है और दोनों लड़ाई हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। शाहगंज विधानसभा में वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? वो तमाम मुद्दे हैं जो जनता के हित के हैं, सब अधूरे पड़े हैं। सड़क, नाली, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो राजनीतिक लोगों को कहने का है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ रोजगार के कोई अवसर नहीं है। एक चीनी मिल हुआ करती थी, किसानों को फ़ायदा था, बेरोजगारों को फ़ायदा था, रोजगारों का एक साधन था, वो भी इस बसपा सपा के लोगों ने मिल बंदर बांट करके, उसमें भी विधायक जी शामिल थे, उसके बेचने में भी आप शामिल थे, उसके भी मुलजिम आप हैं कि शाहगंज से खुशहाल चीनी मिल किसानों को खुशहाल करने वाला एक मौका था, उसको भी आपने बंदर बांट करके बेच खाया। और आपने एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाया, एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। आज सरकार नहीं है, आज सिर्फ थानों में आपकी नहीं चलती है, बाकी निधि का माल तो आप काट ही रहे हैं, निधि का माल तो आप बेच ही रहे हैं, स्कूलों में दे करके कमीशन तो ले ही रहे हैं, सड़क नहीं बन रही है, सरकार नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी भी छोड़ करके। लेकिन निधि आपकी क्या दान कर रहे हैं, निधि तो आप गरीबों में, समाज में काम कीजिए। आपके रोडवेज आपके सामने है, आपके तहसील में, वो अपने हाल बयान कर रहा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जिस सड़क पर चले जाइए, गड्ढे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम भी चलते हैं और आप भी चलते हैं, इसी समाज में रहते हैं, मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है। इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे रुके पड़े हैं कि सिर्फ विकास रुका पड़ा है, यही बड़ा मुद्दा है। हर तरह का विकास रुका पड़ा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, बिजली हो। बिजली मंत्री रहे हैं, एक मोहल्ले में अगर तार बदलवाते होते दिन में, तो एक साल में कम से कम पूरे शाहगंज विधानसभा की तस्वीर बदल गई होती। आज शहीदों को तो आपने 4-4 ट्रांसफार्मर लगवा दिया छतों पर, हाइलोजन जलाने के लिए। गरीबों के झोपड़ी में बत्ती जलने के लिए ट्रांसफार्मर जला रहता था। आज बिजली की व्यवस्था उस सरकार से बेहतर है, इतना मैं कह सकता हूँ। जैसे प्रियंका गांधी को देखा गया कि उत्तर प्रदेश में वो बहुत सक्रिय दिखाई दी, लेकिन वो पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र जैसे आपके आजमगढ़ और जौनपुर में वो सक्रिय नहीं दिखाई दी। जैसा कि और क्षेत्रों में वो जनता से, आम जनता से जा कर मिली, घर घर जा कर मिली, किसानों से जाकर उनके खेत में मिली। लेकिन पूर्वांचल के इस जौनपुर और आजमगढ़ के कुछ हिस्सों में प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं आई और जनता के बीच वो क्यों नहीं गई? ये सवाल जनता का जो है विपक्ष का। पूर्वांचल उनके प्रोग्राम में था, आज भी है, कल भी रहेगा। पूर्वांचल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन वजह क्या है? एक कोरोना की वजह, रुकावट, कई तरह की बंदिशें, कई तरह के प्रोग्राम कैंसिल हुए। बनारस में हुआ, गोरखपुर में प्रोग्राम हुआ, ये पूर्वांचल में ही आता है।
सुल्तानपुर में लगना था, जौनपुर में लगना था, तमाम इलाका अम्बेडकर नगर में लगना था, लेकिन वो कोरोना की वजह से प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया। इन वो प्रोग्राम उनके जहन में है, पूर्वांचल उनके नज़र में है, निगाह में है, पूर्वांचल की बदहाली उनको जानकारी में है। हम लोग संपर्क कर रहे हैं, चुनाव आ गया, चुनाव के माहौल को जाने दीजिए। चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे, हमारा फोकस पूर्वांचल होगा और पूर्वांचल में विकास होगा और पूर्वांचल विकास का चेहरा दिखेगा। ऐसा हमारी पार्टी का संकल्प है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जब से प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कमान दी है, तब से प्रियंका गांधी ने एक नारा लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। 40% महिलाओं को जो है कि आरक्षण भी दिए गए टिकट के लिए। तो उसमें आप महिलाओं को कितना प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा फैसला है, ईमानदारी का फैसला है। तमाम पार्टियां महिला महिलाओं मैराथन भी किए गए, स्कूटी भी बांटी गई, लैपटॉप भी महिलाओं को दिए गए। मैं बता रहा हूँ ना कि सारी पार्टियां पार्लियामेंट में, विधानसभा में ये नारा बुलंद करती हैं, देश की आधी आबादी बराबर के हिस्सेदार। लेकिन जब हिस्सेदारी देना होता है पार्लियामेंट में, आप सारे पार्टियों को आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई हो, एक मायावती जी का चेहरा संपूर्ण महिलाओं का विकास, एक डिम्पल यादव का चेहरा संपूर्ण महिलाओं का विकास। ऐसे महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा सम्मान देने का और बहुत बड़ा फैसला लिया ये हिस्सेदारी देने का, और ये कहा ही नहीं, जुमला नहीं है, नारा नहीं है। उन्होंने इस टिकट चुनाव जब पहली लिस्ट आई, उन्होंने 40% के हिसाब से ये साबित कर दिया कि मेरे नारे नहीं होते, मैं इसको अमली जामा पहनाती हूँ। और उन्होंने अमली जामा पहना करके, अब रिजल्ट क्या आएगा ये बात की बात है, कौन जीतेगा कौन हारे। अब महिलाओं का इतना साइलेंट वोट है, पहला मौका है, ये उनको मौका मिला है। हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए उसका असर, लेकिन इसका असर होगा तो बहुत सारे लोग जो है भौचक्के रह जाएंगे जब चुनाव का रिजल्ट आएगा। महिलाओं का वोट खामोशी से पड़ता है, साइलेंट वोट होता है, वो साइलेंट वोटर है। लेकिन जहाँ 10 पुरुष देंगे वहाँ 25 महिलाओं को वोट पड़ता है। उनकी संख्या भले आधी हो, लेकिन वोट में 75% उनका वोट पड़ता है, 25% पुरुषों का पड़ता है। रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ईमानदारी से आप काम करेंगे, आज नहीं कल उसका फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तमाम पार्टियाँ इसे सबक लेंगी और हर पार्टी महिलाओं को हिस्सेदारी के लिए आगे आएंगी। आप अगले चुनाव में देख लीजिएगा। जैसे कि जो कि मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो बताई जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो ये कि गुंडा माफियाओं का सफाया हो गया, प्रदेश सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ सुरक्षित है, गुंडा माफिया सब खत्म हो गए, सब जेल चले गए, सब पर बुलडोज़र लग गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, सारे लोग जेल चले गए तो फिर फायरिंग किसने की टोल प्लाजा पे, और इतनी बड़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बाद? ये अपने आप में आईना दिखाता है। रोज डकैती लूट हो रही है, रोज चिन्हती हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। कौन कहता है? मुख्यमंत्री के एक कह देने से लोग मान नहीं लेंगे। जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। अब 2 नाम को गिनवा करके आप मुख्तार अंसारी और अतीक का नाम अपने आप को एक साबित करना जाए। माफिया मुख्तार और अतीक हैं क्या? अगर मैं उंगलियों पे गिनाने आ जाऊं तो आप नाम नहीं गिन पाएंगे। लेकिन एक मीडिया, तमाम मीडिया, आप सारे लोग मीडिया जगत के, मुख्तार और अतीक इतने अगर थे तो इतने कैसे हुए? ऐसा कुछ नहीं है। किया कम जाता है, दिखाया कुछ ज़्यादा जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब सामान्य है और कोई विकास नहीं है, सब जुमलेबाजी है, सब वादा खिलाफी है। और 70 साल का नारा देते हैं कांग्रेस। 70 साल में कांग्रेस ना होती तो देश यहाँ ना होता, और हमारे राजीव गांधी अगर होते तो ये ना होते और देश कहीं और होता विकास के दौर में। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रिवोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ने लाई, पूरे देश को सजाया, बेस खड़ा किया, जिस पर आज आप उस पर आज पूरा मज़ा ले रहे हैं। तमाम वो चीज़ें कांग्रेस ने किया, प्लेटफॉर्म जिस पे आज पूरा भारत गर्व करता है। नेहरू के ज़माने से जो बदलाव आया है आज़ादी के बाद से, ये गिना नहीं सकता मैं, और लोग गिन नहीं सकते। जानते सब हैं, तो पर्दा डालने से आपकी सच्चाई को नहीं छुपा पाएंगे, ये मेरा कहना है।
तो इस वक्त हमारे साथ जो कि बातचीत कर रहे थे, पहली बार मुस्लिम प्रत्याशी बनाए गए शाहगंज विधानसभा से परवेज़ आलम भुट्टू साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की कोई गिनती नहीं हो रही है। आज़म खान का भी इन्होंने जिक्र किया कि आज़म खान पर अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। इन सब सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने सड़क, बिजली, पानी सीट को लेकर शाहगंज विधानसभा में आम जनता में जाने के लिए इन्होंने कहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आगे कहीं और मिलेंगे किसी और जगह पर।